नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मत, तो देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री आज मेघालय के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मेघालय में भाजपा के 2 विधायकों सहित 45 विधायकों के समर्थन वाली एनपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। एनपीपी के प्रमुख कॉनराड के संगमा की पार्टी ने 27 फरवरी को हुए चुनावों में 26 सीटें जीती। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी। भाजपा ने कॉनराड संगमा के अगुवाई वाले दल को समर्थन दिया। प्रधानमंत्री आज नागालैंड के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नेफ्यू रियो को कोहिमा में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। एलजेपी और भाजपा के प्रतिनिधियों ने कल शाम राजभवन कोहिमा में राज्यपाल ला गणेशन से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा किया पेश। एलजेपी भाजपा गठबंधन ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में 37 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। एनडीपी भाजपा गठबंधन का नागालैंड में सरकार बनाने के लिए लगातार ये दूसरा कार्यकाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार 12 वेबिनार्स की श्रृंखला के माध्यम से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रही है। वेबिनार में 6 सत्र होंगे, जिसमें जीआईएफटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विकास के अवसर बढ़ाना, एमएसएमई के लिए निर्बाध क्रेडिट प्रवाह गारंटी स्कीम की सुविधा जैसे विषय शामिल होंगे। बाकी विषयों में केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के माध्यम से कारोबारी सुगमता को बढ़ाना और शेयर्स के साथ साथ लाभांश की प्राप्ति क्षमता निर्माण शामिल। प्रधानमंत्री ने आज अपने आवास पर आगामी गर्मियों में गर्म मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को अगले कुछ महीनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान और सामान्य मानसून की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। उन्हें रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता और आपात स्थिति के लिए तैयारियों के संदर्भ में राज्यों की तैयारियों और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों सहित मेडिकल पेशेवर, नगरपालिका, पंचायत प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया टीमों जैसे अग्निशमन आदि विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग जागरूकता सामग्री तैयार की जानी चाहिए। अत्यधिक गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में कुछ मल्टीमीडिया व्याख्यान सत्र भी शामिल करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्म मौसम के लिए प्रोटोकॉल और क्या करें क्या ना करें सुलभ प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आईएमडी में दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से जारी करने के लिए कहा जिसे आसानी से समझा भी जा सके और प्रसारित भी किया जा सके। प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों के विस्तृत फायर ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा सभी अस्पतालों में जो अग्निशमक हैं उनके द्वारा मॉक फायर ड्रिल की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि चारा और जलाशय में पानी की उपलब्धता पर नजर रखी जाए। हैदराबाद में जारी G20 फाइनेंस ट्रैक की अहम बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक के पहले दिन वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी पर जोर। प्रधानमंत्री ने गरीबों को सस्ती, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना जन औषधि के मद्देनजर हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये दिन पहली बार 2019 में मनाया गया था। देश में 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बार की थीम जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी रखा गया। देश में
मौजूद 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर वर्तमान समय में 50 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती हैं। ये दवाएं गुणवत्ता के लिहाज से बेहतरीन, असरदार। ये बड़ी वजह है कि हर दिन करीब 12 लाख लोग इन केंद्रों पर जाते हैं। केंद्र सरकार ने इस साल के आखिर तक देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। देश भर में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र मौजूद, जहां करीब 1800 दवाइयां, करीब 300 सर्जिकल उपकरण किफायती दरों पर मिलते हैं। देश के 764 में से 743 जिलों में जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। बीते वर्षों में जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की बिक्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहां वित्त वर्ष 2021-22 में 893 करोड़ की दवाओं की बिक्री हुई। इसमें लोगों को 5,360 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं की समीक्षा की। कमांडर्स के साथ बातचीत करते हुए और देश के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए बहुआयामी मिशन शुरू करने के लिए नौसेना की क्षमता प्रदर्शनों का भी जायजा लिया गया। रक्षा मंत्री ने साहस और समर्पण के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए नौसेना की प्रशंसा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ साथ समूची तटीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य की सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत। रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की विश्वसनीय और जवाबी उपस्थिति का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने भारत जैसे विशाल देश को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर करने की बात भी दोहराई। भारतीय थल सेना आज से फ्रांसीसी नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है। 2 दिवसीय यह सैन्य अभ्यास आज से केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगॉन्ट मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास की कार्यसूची में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल। दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस की आज सुनवाई। पिछली तारीख में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कर ने आरोपी आफ्ताब को अदालत में शारीरिक रूप से पेश किए जाने के बाद आरोपों पर सुनवाई की तारीख तय की थी। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में खुलासा किया था कि पूनावाला ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को पेट्रोल से जलाया और कई हड्डियों को ग्राइंडर में पीसकर उसके पाउडर को सड़क पर फेंक दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से भी जल्द पूछताछ हो सकती है। जमीन के बदले नौकरी मामले में कुछ दिन पहले सीबीआई ने उन्हें नोटिस जारी किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी केस में पूछताछ की। पूरे देश में होली की धूम, पूरे देश में काशी की होली की बात ही निराली है। वक्त एक ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों को अच्छे अंदाज में। होली के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़कों पर पैदल चलने वाले और मोटर चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। यातायात उल्लंघन का पता लगने और उचित कार्रवाई के लिए विशेष जांच दल 2033 यातायात अधिकारियों को शामिल किया गया है। पीसीआर और स्थानीय पुलिस दलों के साथ विशेष यातायात पुलिस जांच दल पूरी दिल्ली और विभिन्न सड़कों और प्रमुख स्थानों पर चौराहों पर नशे में ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग आदि की जांच करने के लिए तैनात किए जाएंगे। 8 मार्च को होली का त्योहार होने के कारण दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं। अनुज दयाल ने कहा कि 8 मार्च को मेट्रो लाइन के सभी टर्मिनल स्टेशन से दोपहर 2:30 बजे से मेट्रो सेवा शुरू होगी। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि देश में बिकने और बनने वाले उत्पादों की गुणवत्ता के मानक सुनिश्चित करने के लिए सरकार 2-3 वर्ष में सख्त और अनिवार्य नियम और प्रक्रियाएं लागू करने की योजना बना रही है। दिल्ली में मेस्मराइज 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, जब तक हम अपने देश में गुणवत्ता के महत्व को नहीं पहचानेंगे तब तक हम बाजार में बाहर से निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रवाह को नहीं रोक सकते। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का
शुभारंभ किया। ये भारत में हर व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए रिजर्व बैंक के इस अभियान का अहम हिस्सा। इस अभियान का शुभारंभ करते हुए शक्तिकांत दास ने सभी हितधारकों, बैंकों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स, डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं आदि से डिजिटल भुगतान को अपनाने और दूसरों को डिजिटल भुगतान के उपयोग के लाभ के बारे में सिखाने के लिए अपील की। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जब से यूपीआई और सिंगापुर के पेनांग के बीच समझौता हुआ, कई अन्य देशों ने भी भुगतान के लिए ऐसा समझौता करने की इच्छा जाहिर की। डीबीआईटी की ओर से नेशनल ट्रेड पॉलिसी लाए जाने का कैट ने स्वागत किया, जो कि हर तरीके से हर फोरम पे इस मुद्दे को उठाते रहा। 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी एसएस दुबे ने लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाल लिया। एसएस दुबे वित्त मंत्रालय के तहत 28वें सीजीए हैं। भारतीय एयरटेल ने सोमवार को 125 शहरों में अपनी अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की और ये सेवा अब देश के 265 से अधिक शहरों में उपलब्ध। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए पूछ के तो देखो अभियान शुरू किया। यह अभियान वित्त और निवेश के मामलों में महिलाओं की भूमिका के इर्द गिर्द घूमता है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज को अपना सेमीकंडक्टर सेवा कारोबार अगले 3 से 4 साल में दोगुना होने की उम्मीद। बार्सिलोना में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। सरकार ने कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध और जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उसने कहा कि लगभग 275 लाख मीट्रिक टन की घरेलू खपत और 61 लाख मीट्रिक टन के निर्यात के बाद 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का भंडार होने की उम्मीद। मंत्रालय की माने तो चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन सरकार ने नीतिगत हस्तक्षेप से घरेलू कीमतों को स्थिर रखा हुआ है। देश में चीनी का औसत खुदरा मूल्य लगभग 41 रुपए के आसपास, आने वाले महीनों में ये 37 से 43 रुपए प्रति किलोग्राम होने की संभावना। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कई चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया गया। बनारस मर्केंटाइल और कोऑपरेटिव बैंक के लेनदेन पर आरबीआई ने 6 महीने के लिए रोक लगाई। ये रोक 4000 खाताधारकों के करीब 8 करोड़ रुपए ऋण की संतोषजनक वसूली न होने पर लगाई गई। सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से ईंट पत्थर के खुदरा कारोबारियों के लिए एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति लगाने पर काम कर रही है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव ने ये जानकारी दी। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए जानबूझकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। यह आरोप सियोल और वॉशिंगटन द्वारा शुक्रवार को 13 से 23 मार्च तक 10 से अधिक दिनों के बड़े पैमाने के सैन्य अभ्यास की घोषणा के बाद आया। उत्तर कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता को भंग करने के लिए सैन्य शत्रुतापूर्ण कृत्यों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र से इस अभियान को रोकने की उम्मीद की है। वहीं कोरियाई प्रायद्वीप के तट पर एक साथ प्रशिक्षण करने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कहा कि यह अभ्यास लक्ष्यात्मक तरीके से किया गया, जिसका मकसद देशों के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया में अभी भी लैंगिक समानता 300 साल दूर है। महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 67वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई देशों में महिलाओं को धमकाया जा रहा है, उनके अधिकारों का उल्लंघन भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह भी कहा कि सर्वजन के लिए न्यायसंगत, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व की खातिर लैंगिक समानता बेहद जरूरी। बखमुख शहर को रूसी सेना ने घेर रखा है। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडरों ने बखमुख की सुरक्षा करने का प्रण लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दोनों जनरल्स ने अपने भाषणों के दौरान नागरिकों को बचाने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया है। यूक्रेन राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि बखमुख के पास लड़ाई तेज हो गई। रूसी सेना लगभग सभी पक्षों से हमला कर रही है, लेकिन हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक वर्ष चल रही रूसी यूक्रेन की लड़ाई में अब बखमुख अहम मोड़ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ दोनों देशों के सैनिक अब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में 12 सेकंड का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें निहत्थे वर्दीधारी व्यक्ति को यूक्रेन की जय कहते हुए जमीन पर गिरते हुए दिखाया गया है।
यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक ने कहा कि व्यक्ति यूक्रेन का युद्ध बंदी था और ये घटना रूस द्वारा आतंक नीति का हिस्सा है। यूक्रेन के शीर्ष अभियोजक ने रूस पर युद्ध के कानूनों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक जांच शुरू करने की मांग की। वहीं रूस की रक्षा मंत्रालय ने वीडियो के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वक्त एक ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। देखिए स्वागत करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। बेलारूस की एक अदालत ने निर्वासित विपक्षी नेता स्वेटलाना स्किनास्किया को 15 साल जेल की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान सिकानोस्किया मौजूद नहीं थी। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक विवादित चुनाव में छठी बार जीत हासिल करने के कुछ समय बाद अगस्त 2020 में उन्होंने बेलारूस छोड़ दिया। इंडोनेशिया के सुदूर नतुना क्षेत्र के एक द्वीप पर मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत, कई अन्य लापता। राष्ट्रीय आपदा निवारण एजेंसी की अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। इंडोनेशिया के नतुना क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों में भारी मात्रा में मिट्टी घरों पर गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि बहुत से लोगों ने जिन्हें मदद की जरूरत है, हम उन तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमें अभी भी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक दिन पहले तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर स्थित अपने आवास की दीवार फांदकर पड़ोसी के घर भाग गए। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में 155 रन बनाए थे। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने होगी यूपीए वॉरियर्स की टीम। बांग्लादेश ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड को वनडे सीरीज के तीसरे मैच में 50 रन से हरा दिया। इस हार के बावजूद इंग्लैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 2-1 से अपने नामों से किया है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने वनडे क्रिकेट में नया कीर्तिमान बनाया। पाकिस्तान के टी20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज सोहेल तनवीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो सभी फॉर्मेट्स हैं उसमें संन्यास का ऐलान किया। सोहेल के नाम 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी। वनडे सीरीज में टेम्बा बावुमा की साउथ अफ्रीका की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। टेम्बा बावुमा की टी20 टीम में जगह को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के जॉय रिचर्डसन भारत के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज से बाहर। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विजेता टी20 टीम के कप्तान मैग लेनिंग ने महिला बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के साथ अपना करार 3 साल के लिए बढ़ा दिया। वो अब इस प्रतियोगिता के 11वें सत्र की समाप्ति तक मेलबर्न स्टार्स का हिस्सा होंगी। बंगाल की रजुआना मलिक हीना ने राष्ट्रीय ओपन 400 मीटर चैंपियनशिप के अंडर 16 वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाया। आज से शुरू हो रहे जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पिछले साल के उप विजेता लक्ष्यन भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। लक्ष्यन अपने अभियान का आगाज फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव के खिलाफ करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय चैंपियन बने मिथुन मंजुनाथ से टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। मंजुनाथ को हालांकि शुरुआती दौर में पूर्व विश्व चैंपियन लो कीन यू की चुनौती से निपटना होगा। महिला एकल में साइना नेहवाल और मालविका बंसोड़ महिला एकल ड्रॉ में है।
देश के सफलतम लंबी दूरी के तैराक प्रभात कोहली ने ओशन 7 चैलेंज को पूरा करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। वो इस मुकाम पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड ने फुलहम को 3-2 से हरा दिया। फ्रेंच चैंपियन पैरिस सेंट जर्मन को बड़ा झटका। स्टार खिलाड़ी नेमार की एड़ी में लगी चोट की सर्जरी की जाएगी और इसलिए वो सत्र के लिए मैदान से हुए दूर। चैंपियंस लीग में आज अंतिम 16 के दूसरे लेग का मुकाबला खेला जाएगा। अंतिम 16 के इस दूसरे मुकाबले में लेग बेंफिका और क्लब ब्रूजा आज आमने सामने। पहले लेग में बेंफिका ने 2-0 से जीत हासिल की। अजय देवगन स्टार फिल्म भोला का ट्रेलर रिलीज। सामने आया वीडियो में अजय देवगन तब्बू की धांसू एक्टिंग देखने को मिल रही है। जानवी कपूर ने अपने जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने एनटीआर 30 का फर्स्ट लुक साझा किया। इसके कैप्शन में लिखा, फाइनली इट्स हैपनिंग। साउथ सुपरस्टार धनुष की फिल्म वाथी थिएटर्स में धमाल मचा रही है। दुनिया भर में इस फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन पार किया और अभी कमाई जारी है। फिल्म हेराफेरी 3 में संजय दत्त विलन रवि किशन के बड़े भाई की भूमिका में नजर आएंगे और तोतला गैंग का एक अहम हिस्सा होंगे। संजय दत्त ने फिल्म में अपनी एंट्री को खुद ही कंफर्म किया। एक्सप्रेस चैनल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी रंगों का रास है होली, मन का